हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज अपन कक्षा 12 की जो फर्स्ट यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका जो आखिरी चैप्टर नंबर 4 है जिसे अपन संधारित्र या कैपेसिटर कहते हैं, उससे जुड़े हुए जो आंकिक प्रश्न हैं उनको अपन पढ़ने वाले हैं। आज का जो वीडियो है इसमें अपन न्यूमेरिकलों का सॉल्यूशन करेंगे और ये जो न्यूमेरिकल हैं इनमें से 2 नंबर का जो प्रश्न है वो प्रत्येक स्टेट बोर्ड एग्जाम जो होती हैं उनमें निश्चित रूप से पूछा जाता है। आपकी एनसीईआरटी का सिलेबस के जो प्रश्न हैं वो भी इसके अंदर दिए गए हैं। सीबीएसई की जो बोर्ड एग्जाम्स होती हैं उनके अंदर भी कैपेसिटर से जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल निश्चित रूप से पूछा जाता है। इवन यहाँ तक कि आपकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सब में भी कैपेसिटर से जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल हैं वो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज़ बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ। शुरू करते हैं आज अपन अपना पहला प्रश्न। इसका जो पहला प्रश्न है वो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, देखिए क्या कह रहा है। बड़ा सिंपल प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक गोलीय चालक की जो धारिता है सी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता जाता हूँ, वो आपको 1 पिकोफैरेड दे रखी है और प्रश्न ये कह रहा है कि इस गोलीय चालक की त्रिज्या कितनी होगी। तो आर लिख करके मैं आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अब मुझे दोबारा इस प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इस प्रश्न में अपने को केवल एक फिजिकल क्वांटिटी जो कैपेसिटेंस है, धारिता है, वो दे रखी है। त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है। वो चालक किस आकार का है? गोलाकार चालक है। गोलाकार चालक की धारिता निकालने का एक डेरिवेशन अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, गोलीय चालक की धारिता। तो डायरेक्ट अपन पहले इसमें फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए न्यूमेरिकल के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके अंक निर्धारित होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को लिखना चाहिए C इज इक्वल्स टू, बताइए फॉर्मूला क्या लिखूं गोलीय चालक की धारिता का? सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये होता है। अब इसमें वैल्यूज पुट करने से पहले अपने को सॉल्व कर लेना चाहिए इस फॉर्मूले को। क्या फाइंड आउट करना अपने को? आर फाइंड आउट करना है। तो क्यों नहीं इसको आर की फॉर्म में रख लें। तो आर निकालना है तो ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो दूसरी तरफ कहाँ चला जाएगा? सी के डिवाइड में चला जाएगा। देन अपन इसको यूं लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू सी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा मुझे ये बताइए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है क्या आप लोगों ने? सर डेफिनेटली पढ़ा है। क्या पढ़ा है? इसको अपन एक कांस्टेंट कहते हैं, जो आप लोगों ने पहले चैप्टर में जब कूलॉम का नियम पढ़ा था उस समय लिखा था। तो किससे लिखते हैं इसको? अपन के से लिखते हैं और आगे क्या रह गया? सी रह गया। तो सिंपल आपका जो आर का फॉर्मूला है वो के सी रह गया, ठीक है। चलिए आर इज इक्वल्स टू के की वैल्यू लिख दीजिए। सर 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है, बढ़िया। सी कितना है? 1 है। पर इसको, इसका जो एसआई मात्रक है वो पिको फैरड नहीं है, इसका एसआई मात्रक केवल फैरड है। तो पिको को अपने को यहाँ से हटाना पड़ेगा और पिको का मतलब 10 की पावर माइनस 12 होता है। तो 10 की पावर माइनस 12 में यहाँ लगा देता हूँ। सॉल्व कर लीजिए। 9 तो रह गया, ये 9 और 12 में से कितना अंतर रह गया? 10 की पावर माइनस 3 का, और 10 की पावर माइनस 3 ये वैल्यू आ गई आपके पास मीटर में। और अगर आप ये चाहते हैं कि सर मैं 10 की पावर माइनस 3 यहाँ पे नहीं रखना चाहूँगा, तो क्या करते हैं? आप लोगों को याद होगा कि इसको यदि अपन मिलीमीटर में बदलना चाहें, ठीक है ना, तो मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, इसको 10 की घात 3 से गुणा कर देते हैं। तो वो 10 की घात 3 और ये माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा 9 mm। तो 9 मिलीमीटर त्रिज्या का जो गोलीय चालक है उसकी धारिता है वो आपकी 1 पिकोफैरड हो जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के अंदर भी पूछा जा सकता है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। पढ़िए, देखें दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपसे। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, इसको मैं कैपिटल ए से लिख दूं, कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मैं इसे मीटर में कन्वर्ट कर लूं? क्या पहले ही कर लूं? तो ये 100 है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है, स्क्वायर है तो 2 बार सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 10 की पावर -2 से 2 बार अपने को मल्टीप्लाई करना होगा।
क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे कह रहा है दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की वैल्यू आपको दे रखी है, दिस इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर कूलम। इतना विद्युत क्षेत्र है उस कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में। बढ़िया। प्रत्येक प्लेट के ऊपर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। किसकी वैल्यू निकालनी है? Q की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। यही तो बात है, समझ में आ रहा है। Q की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। सर संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, आवेश में, क्षेत्रफल में क्या रिलेशन होता है? फॉर्मूला रिप्लेस कीजिए फटाफट, फॉर्मूला बनाइए इसका। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सर इसमें अपन E का फॉर्मूला जानते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र है दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दें, ये अपन ने जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का टॉपिक पढ़ा है उस वीडियो के अंदर अपन ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। सिंपल है भैया। चलिए ये सिग्मा क्या है? सिग्मा है प्लेटों का आवेश घनत्व, और प्लेट के ऊपर आवेश घनत्व है वो क्या होगा? वो तो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा ना। तो उसको अपन किससे लिखेंगे? सर इसको अपन लिखते हैं आवेश अपॉन एरिया, सिग्मा की जगह, और बटा में क्या चल रहा है? एप्सिलॉन नॉट चल रहा है। सिंपल, समझ में आ रहा ना। अब आगे इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लीजिए। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? क्यू की। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट ए है वो कहां चला जाएगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई के अंदर चला जाएगा। देन क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? दिस इज बिलोंग्स टू क्यू इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। तो Q इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू एरिया। एरिया ये दे रखा है तो ये प्लस 100 है वो -2 से कैंसिल आउट होकर के 10 की पावर -2 रह जाएगा। ठीक है ना। और E की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 100 दे रखी है। तो ये 100 है और ये -2 यहाँ से कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो Q इज इक्वल्स टू 8.85 10 की पावर -12 कूलम रह जाएगा। सिंपल है। और इसमें अगेन आप 10 की पावर -12 अगर यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको आप 8.85 10 की पावर -12 को अपन पिको से रिप्लेस कर देते हैं तो पिको कूलम भी कह सकते हैं। दोनों प्लेटों के ऊपर आवेश निकालना है तो एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो वो भी अपने को यहाँ पे शब्दों में लिख देना चाहिए। एक प्लेट पर प्लस 8.85 पिको कूलम तथा दूसरी प्लेट पर अनदर प्लेट जो है आपके पास उस पर -8.85 पिको कूलम आवेश है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये प्रश्न को अपने को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल कभी भी सॉल्व करते समय जो फिजिकल क्वांटिटीज आपको दे रखी हैं पहले आप उन सबको लिख लें, उसके बाद में आपको जो फाइंड आउट करना है उसको लिख लें, उसके बाद आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर फॉर्मूला सेलेक्ट आप लोगों ने अच्छे से कर लिया उसके बाद में तो वैल्यूज रिप्लेस करके और केवल कैलकुलेशंस ही बाकी रह जाती। चलिए इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। अपना अगला प्रश्न नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, देखें स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहा है। ये जो प्रश्न नंबर 3 है वो बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर इस प्रश्न में बच्चों को काफ़ी मुश्किल आती है, बहुत परेशान होते हैं। देखिए पहले प्रश्न को अच्छे से समझिए, जितना मुश्किल ये प्रश्न आपको लग रहा है उतना टफ है नहीं। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए पहले प्रश्न को अच्छे से समझिए कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर पर रखा गया है, यानी कि आपके पास एक कोई कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर के ऊपर एक बैटरी जोड़ दी गई है और बैटरी का जो विभवांतर है वो फिक्स है और कैपेसिटर के ऊपर उतना ही विभवांतर रहना है। ठीक है। अब आगे कह रहा है कि इसके विभवांतर को समान रखने हेतु इसके विभवांतर को समान रखना है, परंतु अपन ने क्या किया कि इसकी प्लेटों के बीच में, उस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एक 3 mm मोटाई की कोई पराविद्युत पट्टिका रख दी। ध्यान देना भैया, जैसे ही आप पराविद्युत पट्टिका रखेंगे
याद करें, कैपेसिटर के अंदर परावैद्युत पदार्थ का जो सिद्धांत है उसको समझिए। जैसे ही परावैद्युत पट्टिका रखेंगे उसके अंदर कैपेसिटर की प्लेटों के अंदर विपरीत दिशा का विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, प्लेटों के बीच के विद्युत क्षेत्र को कम कर देगा, क्योंकि निर्वात की स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र है वो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। और जैसे ही आप कोई परावैद्युत पट्टिका रखेंगे उसके अंदर ध्रुवण की वजह से पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव और नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज की प्लेटें बन जाएंगी, जिसे अपन प्रेरित आवेश घनत्व कहते हैं। और वो प्रेरित विद्युत क्षेत्र जनरेट करेगा, यानी पहले वाला विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा और प्लेटों के बीच में परिणामी विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। और जैसे ही विद्युत क्षेत्र कम होगा, अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, V इज इक्वल्स टू ई डी। यदि E कम हो रहा है तो डेफिनेटली दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी कम हो जाएगा। यानी सिंपल कि प्लेटों के बीच में यदि आप कोई परावैद्युत पट्टिका रखेंगे तो उसका विभवांतर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन की पहली लाइन कह रही है कि विभवांतर आपको फिक्स रखना है। अब यदि विभवांतर फिक्स रखना है, पट्टिका रखने से विभवांतर कम हो गया तो विभवांतर को वापस बढ़ाना पड़ेगा। और विभवांतर को वापस बढ़ाने के लिए क्या करना है, फॉर्मूला देखिए, V इज इक्वल्स टू ई डी। ई की वैल्यू तो बढ़ गई, ई की वैल्यू तो फिक्स हो गई आपके बीच में। परावैद्युत पट्टिका रखने से परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो विपरीत दिशा में जनरेट होकर के उसकी वैल्यू तो घट गई, कम हो गई। लेकिन V इज इक्वल्स टू ई डी, डी को तो आप बढ़ा सकते हो। अरे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो d है उसको यदि आप बढ़ाओगे तो V की वैल्यू भी तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टिका रखोगे विद्युत क्षेत्र कम होगा और विभवांतर कम होगा। यदि आपको विभवांतर वापस बढ़ाना है तो दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसको बढ़ा दीजिए। तो दूरी बढ़ाओगे तो विभवांतर वापस बढ़ना लग जाएगा और बढ़ करके पहले वाले के बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रश्न की पहली लाइन यही कह रहा है कि विभवांतर को नियत रखना। तो अब इसकी प्लेटों को कितना दूर खिसकाना चाहिए, प्रश्न कह रहा है, देखिए 3 mm मोटी स्लेब रखी जाती है और उसके बाद तो प्लेटों के मध्य की दूरी 2.4 mm बढ़ानी पड़ती है। यानी प्लेटों के बीच की दूरी 2.4 mm बढ़ाओगे तो वापस आपको प्रारंभिक स्थिति बन जाएगी। वो जो स्लेब है, वो जो पट्टिका है, उसका परावैद्युतांक कितना है ये अपने को कैलकुलेट करना है। सिंपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो एप्सिलॉन आर मुझे कैलकुलेट करना है। इसके अंदर मुझे एक वैल्यू दे रखी है पट्टिका की मोटाई, आप लोगों ने डेरिवेशन में पहले पढ़ा होगा, उसको अपन किससे लिखते हैं, T से लिखते हैं, जो कि 3 mm है और इसको 10 की पावर -3 करूंगा तो ये मीटर में हो जाएगा। सिंपल है ना भैया। चलिए अब अपन इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले मुझे इस कैपेसिटर की धारिता का फॉर्मूला बता दीजिए। तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये है उस कैपेसिटर के सबसे पहले की स्थिति, वो पट्टिका रखने से पहले की स्थिति, जब आपने एक निश्चित विभवांतर की बैटरी उससे जोड़ रखी है। ये उसकी धारिता आ गई, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये 3 mm मोटाई की पट्टिका रख दी। तो जैसे ही आपने पट्टिका रखी उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और धारिता का व्यंजक आप लोगों ने एक डेरिवेशन में एक वीडियो के अंदर पढ़ा है कि यदि किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में आंशिक रूप से कोई एक परावैद्युत पट्टिका रख दी जाए तो उसकी धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। पहले आप मुझे वो फॉर्मूला बता दीजिए। तो उसको मैं कह देता हूँ C डैश। डैश का मतलब धारिता बदल गई ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन प्लेटों के बीच की दूरी तो पहले वाली रखनी है अभी तक के लिए, केवल आपको पट्टिका रखनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। बात समझ में आ रही है। ये स्थिति है आपकी केवल परावैद्युत पट्टिका रखने की। तो परावैद्युत पट्टिका रखने से उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और उसका ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है, अब स्थिति को समझिए कि विभवांतर कम हो गया तभी तो धारिता बढ़ी। अब आपको क्या करना है कि ये जो D है इस D को बढ़ाना है। कितना, 2.4 mm बढ़ाना है। तो इस D को जैसे ही आप बढ़ाओगे, और इसको D डैश कह देते हैं अपन एक सेकंड के लिए, कितना कह देते हैं, D डैश। लेकिन जैसे ही आप इस दूरी को बढ़ाओगे विभवांतर पहले वाला होगा, और विभवांतर पहले वाला होगा तो उस कैपेसिटर की धारिता भी
पहले वाली हो जाएगी। ये लाइन बहुत अच्छे से समझनी होगी आपको। देन C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की जगह लिखूंगा मैं D डैश माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। बात समझ में आ रही है? अब आपको क्या कर देना है, अब आपको C की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर देनी है ऊपर वाले इक्वेशन से। तो क्या हो जाएगा, C की जगह लिखूं मैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D डैश माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन नॉट A ने एप्सिलॉन नॉट O को कैंसिल किया, ये दोनों हर की इक्वेशन है, तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। इसको लिखूंगा मैं D, दिस इज इक्वल्स टू D डैश, माइनस में कॉमन ले लीजिए T को, तो मेरे पास ये रह गया 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। भैया यहाँ पे माइनस क्यों आएगा, क्योंकि माइनस आपने बाहर कॉमन ले लिया। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अब ये जो आपको 2.4 mm की वृद्धि करी है प्लेटों के बीच की, वो क्या है? बाद की दूरी कितनी? D डैश, पहले की दूरी D, दोनों प्लेटों के बीच में बाद की दूरी D डैश, पहले की दूरी D, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? D डैश माइनस D, बाद की दूरी माइनस पहले की दूरी, वही तो 2.4 mm की वृद्धि करी है। तो इस इक्वेशन को आप कुछ इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि ये D है वो इस तरफ जाएगा तो माइनस में D लग जाएगा, और ये माइनस का फंक्शन है वो पूरा दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। देन फाइनली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं D डैश माइनस D, दिस इज इक्वल्स टू T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। इस इक्वेशन को आपको अच्छे से समझना है। जैसे ये इक्वेशन आपको समझ में आएगी, अब आपकी पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। कैसे? इस इक्वेशन को लेकर के चलता हूँ मैं, यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मुझे नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको यहीं सॉल्व करता हूँ। तो D डैश माइनस D क्या है? प्लेटों के बीच में की गई वृद्धि कितनी है? कितनी वृद्धि पड़ी है अभी आपने? 2.4 mm की, तो ये लिख दीजिए 2.4 और mm की जगह माइनस का 3 बराबर T की वैल्यू। ये T क्या है? इधर मल्टीप्लाई में है ना, दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा ना। T की वैल्यू कितनी है? 3 गुणा 10 की पावर माइनस 3, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इक्वल्स टू क्या चल रहा है? 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। ये इसने इसको काट दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके और एप्सिलॉन R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो कैसे सॉल्व करें? ये 2.4 है, इसमें 3 का भाग लगाओ आप। 2.4 में 3 का 0.8 कितनी बार जाएगा? 0.8 बराबर में क्या चल रहा है? 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R। ये जो माइनस का 1 अपॉन एप्सिलॉन R है, इसको आप इस तरफ ले आएँ और 0.8 को इस तरफ ले आएँ, तो 1 माइनस 0.8 करेंगे तो 0.2 रह जाएगा। देन आपके पास रह गया 1 अपॉन एप्सिलॉन R, दिस इज इक्वल्स टू 0.2। पॉइंट को हटा करके बटा में 10 लगा दीजिए, देन इसको कर दीजिए 1 अपॉन 5। अब आपको 1 अपॉन एप्सिलॉन R कैलकुलेट करना है या एप्सिलॉन R कैलकुलेट करना है? सर सिंपल एप्सिलॉन R ही कैलकुलेट करना है। तो एप्सिलॉन R की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी? 5 के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से एप्सिलॉन R इक्वल्स टू 5 वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसका कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि परावैद्युतांक है वो एक मात्रकहीन राशि है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई परीक्षाओं में इस पैटर्न के प्रश्न है वो पूछे जा चुके हैं। तो प्लीज़ आप इस प्रश्न को 2-3 बार रिपीट करके अच्छे तरीके से तैयार करें। इसके बाद अपना अगला प्रश्न नंबर 4 है, वो अपन से कह रहा है कि 2 कैपेसिटर हैं आपके पास। पहले की जो धारिता है वो 2 माइक्रोफैरड है, इसकी वैल्यू को लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरे की जो धारिता है वो आपके पास 4 माइक्रोफैरड है। माइक्रो हो हटा के 2 10 की पावर माइनस 6 फैरड, और इसको अपन 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैरड लिख लेते हैं। ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि अब दोनों को पहले श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ करके तुल्य धारिता निकालनी है। तो श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्य धारिता का फॉर्मूला ये होता है 1 अपॉन CS इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। पर मैंने आपको एक ट्रिक के फॉर्म में सीधा बताया है कि CS की जो वैल्यू है वो आप ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे इन दोनों को प्लस करके रख दीजिए। सिंपल यही तो पड़ा है।
चलिए, तो अब आप पहले इन दोनों की वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 दूनी कितना कर दूं मैं, 8, और 10 की पावर कितना कर दूं मैं, -12। नीचे इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैरड 2 और 2 माइक्रोफैरड, ये हो जाएगा सर 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये तो आपके पास 10 की पावर -6 यहाँ रह जाएगा इन दोनों के सॉल्यूशन से, और ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा फैरड के अंदर। सिंपल इसको रख लीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का समांतर क्रम संयोजन भी कीजिए। तो समांतर क्रम संयोजन क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला तो C1 + C2 + लाइक दिस होता है। चलिए, तो दोनों की वैल्यू को रख लीजिए और डायरेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगेन यही वैल्यू आ जाएगी, 4 और 2 6 माइक्रोफैरड हो जाएगा। तो माइक्रो को अपन यहाँ पे वापस 10 की पावर -6 के रूप में लिख लेते हैं। अब सवाल ये कह रहा है कि इन दोनों की तुलना कीजिए। तो तुलना करने का मतलब है, ऊपर आपको पहले क्रम में पहले नंबर पे श्रेणी लिखा है, बाद में समांतर लिखा है, तो CS/CP कर देना चाहिए अपने को। देन ये हो जाएगा 4/3 10 की पावर -6, और ये हो जाएगा 6 × 10 की पावर -6। ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट होगी। इसको और सॉल्व कर लीजिए, 2 से काटेंगे तो ये 2 और 3 हो जाएगा, तो ये 2/3 9 हो जाएगा। क्लियर है ना। अगर बात करें इनके अनुपात की, तो अगर इसको अनुपात के फॉर्म में लिखना है तो CS/CB दिस इज इक्वल्स टू 2:9 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है अपने को, पढ़ते हैं, देखें। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो अपने से कह रहा है कि 2 आवेशित चालक गोले हैं और उनकी त्रिज्याएं R1 की जो वैल्यू है वो 0.05 मीटर एंड R2 की जो वैल्यू है वो 0.1 मीटर आपको दे रखी है। उसके बाद सवाल कह रहा है कि दोनों गोलों को, यानी Q1 और Q2 दोनों गोलों को समान आवेश 75 माइक्रोकूलाम दिया गया है। तो माइक्रो को हटा के मैं -6 लिख लेता हूं, यानी दोनों गोलों के ऊपर जो आवेश की मात्रा है वो समान है। ठीक है, दोनों गोलों की त्रिज्याएं अलग है। अच्छा भैया, क्या समझ में आया? प्रश्न को मैंने आगे नहीं पढ़ा, केवल इतना ही पढ़ा है। अभी तक क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका? दोनों का आवेश समान है, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं, तो गोलीय चालक की धारिता क्या होती है सर? 4πε0r होती है। तो जिस गोले की त्रिज्या ज़्यादा है उसकी धारिता ज़्यादा होगी, यानी कि पहला गोला है इसकी त्रिज्या कम है तो इसकी धारिता भी कम है और दूसरे की धारिता ज़्यादा है। मेरी बात समझना, दोनों के ऊपर आवेश समान है। अच्छा, धारिताएं अलग अलग हैं, आवेश समान है, तो क्या दोनों गोलों के ऊपर विभव की जो वैल्यू होगी वो समान होगी कि अलग अलग होगी? बताएं। Q इज इक्वल्स टू CV होता है और V इज इक्वल्स टू Q/C होता है। तो जिस गोले की त्रिज्या ज़्यादा है, धारिता ज़्यादा है, त्रिज्या ज़्यादा है, उसका विभव कम होगा। तो ये जो मेरे पास R2 वाला गोला है उसका विभव कम होगा और पहले वाले गोले का विभव ज़्यादा होगा। आवेश दोनों पे बराबर है, विभव दोनों पे अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न ये कह रहा है कि अब इन्हें एक पतले तार से जोड़ा जाता है। तो जब आप इनको एक पतले तार से जोड़ोगे तो आवेश का स्थानांतरण होगा निश्चित रूप से। ये मत कहना कि सर दोनों पे आवेश बराबर है तो आवेश का स्थानांतरण कैसे होगा। एक वीडियो पढ़ा है अपन ने इसमें पहले, आवेश स्थानांतरण में उभयनिष्ठ विभव का, वहाँ पे जाकर के पहले आप उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। अगर वो क्लियर है तो आपको ये प्रश्न बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न ये कह रहा है कि उभयनिष्ठ विभव कितना है। दोनों गोलों को जब आपने एक चालक तार से जोड़ दिया तो इसका उभयनिष्ठ विभव कितना है। तो उभयनिष्ठ विभव का एक डायरेक्ट फॉर्मूला अपन जानते हैं, Q इज इक्वल्स टू CV और V इज इक्वल्स टू Q/C। दोनों गोलों को जोड़ा तो दोनों का टोटल चार्ज, आवेश तो संरक्षित राशि है, तो दोनों का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा सर? Q1 + Q2 हो जाएगा। और बटा में क्या आनी चाहिए? दोनों की धारिता, और धारिताएं दोनों की क्या रह जाएंगी? C1 +
C2 से। क्लियर है? क्यों रह जाएंगी? क्योंकि उभयनिष्ठ विभव की स्थिति में दोनों पे विभव क्या है? समान है। दोनों की धारिताएं क्या है? अलग अलग है। धारिताएं अलग अलग होने के बाद यदि विभव समान है, इसका मतलब कौन सा संयोजन है? समांतर संयोजन है। बात समझना मेरी अच्छे से। दोनों की धारिताएं अलग अलग होने के बावजूद भी यदि विभवांतर समान है तो उसे अपन समांतर क्रम संयोजन कहते हैं और उसकी तुल्य धारिता C1 प्लस C2 होती है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 की वैल्यू तो आपके पास है 75 और 75 सर 150 माइक्रोकूलम लिख दो। और क्या कहोगे? इससे ज्यादा क्या करोगे? बटा में C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 क्या है? चालक की धारिता, और गोलीय चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, एक लाइन में बीच में स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। मैं डायरेक्ट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले रहा हूँ, ब्रैकेट में बचेगा मेरे पास R1 प्लस R2। चलिए 150 माइनस 6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा? दिस इज 1 बाई के। क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये। इसकी टोटल वैल्यू को समझना अच्छे से। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है। तो इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9। ऐसे मत करना कभी गलती से कि 4 उसके बाद में पाई की वैल्यू 3.14 फिर एप्सिलॉन नॉट की ना, इससे लंबी हो जाएगी कैलकुलेशन। अब नीचे दोनों की R1 प्लस R2 जोड़ दीजिए, मीटर में दे रखी है तो कितनी हो जाएगी? 0.15। पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर आपके पास 100 लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 10 टाइम रह गया। वैल्यू कितनी होगी? संख्यात्मक मान 9 है, उसके बाद में 10 की पावर 2 और एक 3 और 9, 9 और 3 12, माइनस का 6 इधर है तो 10 की पावर आपके पास 6 रह गया। ये वोल्ट हो गया आपके पास। उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू आई है, समझ में आ गया? ये उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू आ गई आपके पास। अब मुझे एक चीज बताएं, दोनों गोलों की धारिताएं उनको जोड़ने के बाद में और पहले समान रहने वाली हैं। दोनों को जोड़ने से पहले विभव अलग अलग है, जोड़ने के बाद दोनों का विभव समान हो जाएगा। जिसका विभव ज्यादा है उस तरफ से आवेश का स्थानांतरण होगा कम विभव वाले गोले की तरफ। यानी कि दोनों को जोड़ने से पहले आवेश तो बराबर दे रखा है, लेकिन अब आवेश का स्थानांतरण होगा उच्च विभव के सिरे से निम्न विभव के सिरे की तरफ। यानी जोड़ने के बाद धारिताएं तो समान रहेंगी, विभव भी जोड़ने के बाद समान हो जाएगा, लेकिन अब आवेश दोनों का अलग अलग हो जाएगा। तो प्रश्न का दूसरा जो पार्ट है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है आवेश प्रवाह की मात्रा। आवेश के प्रवाह की मात्रा अपने को कैलकुलेट करनी है। बहुत अच्छी बात। देखिए, पहले वाले गोले पर आवेश कितना है? Q1, दूसरे पे Q2। दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, लेकिन दोनों में विभव किसका ज्यादा है? अभी आपने पढ़ा है कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन C। मैं 1 लिख देता हूं, दोनों के पहले की बात कर लेता हूं। तो ये हो गया मेरे पास Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। बात समझ में आ रही है? यानी कि जिसकी त्रिज्या ज्यादा है उसका विभव कम होगा। तो यहाँ पे जिसकी त्रिज्या ज्यादा है उसका विभव कम होगा, तो V2 है दैट इज लेस देन V1। यानी पहले गोले का विभव ज्यादा है, दूसरे का विभव कम है, तो पहले गोले से दूसरे गोले की तरफ आवेश जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहले गोले का जो आवेश पहले कितना है? Q1 है, जाने के बाद कितना हो जाएगा? Q1 डैश हो जाएगा। इतना आवेश का स्थानांतरण होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? जिसके पास ज्यादा विभव है वहां से आवेश जाएगा। आवेश की मात्रा के अनुसार आवेश नहीं जाएगा, विभव के अनुसार आवेश का प्रवाह होगा। तो पहले वाले गोले के पास विभव ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि फॉर्मूला होता है Q अपॉन C। Q सबका समान था, लेकिन V है वो अलग अलग है। गोली चालक की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, जिसकी त्रिज्या ज्यादा है उसका विभव कम हो जाएगा।
तो दूसरे का विभव है वो कम हो जाएगा, पहले का विभव ज़्यादा हो जाएगा। तो आवेश का प्रवाह पहले गोले से दूसरे गोले की तरफ होगा। तो पहले का आवेश पहले कितना है, Q1 है, जोड़ने के बाद कितना हो गया, Q1 डैश। तो कितना चार्ज का ट्रांसमिशन हुआ, Q1 की वैल्यू कितनी है, दे रखी है आपको 75 10⁻⁻⁶ माइक्रो कूलम। माइनस Q1 डैश कैसे निकालें, Q1 डैश जोड़ने के बाद का आवेश, आवेश का फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू CV। C क्या है, धारिता कितनी है 1 C1, और V क्या है, जोड़ने के बाद V क्या है, जोड़ने के बाद V उभयनिष्ठ विभव है। अरे उभयनिष्ठ विभव आ तो गया, जोड़ने के बाद का विभव ये 9 × 10⁻⁶। सॉल्व कर लीजिए, 75 10⁻⁻⁶ माइनस C1 पहले गोले की धारिता 1/4πε0। C1 कितना है, 4πε0 R1। तो R1 कितना था इसमें 0.05, और 4πε0 1/k होता है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 9 × 10⁻⁹। इसको आप सॉल्व कर लें पहले। इसके साथ में और क्या चल रही है वैल्यू, ये तो आपने किसकी वैल्यू लिखी है, सिर्फ C1 की लिखी है। इसके साथ में V भी तो चल रहा है, तो इसके साथ में 9 × 10⁻⁶ आपको लिखना होगा। 9 ने 9 को काट दिया, ये 10⁻3 नीचे रह गया है ना। तो सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, ये 75 10⁻⁻⁶ माइनस, सॉल्व करें 10 की पावर, ये माइनस का 3 ऊपर जाएगा ना, तो -3 हो जाएगा, और ये 2 आपके पास पहले से है तो 10⁻⁻5 हो जाएगा, और अगेन बनाओगे तो ये 50 10⁻⁻6 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना बेटा इसको, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइक्रो कूलम। रिजल्ट कितना आ जाएगा 25 माइक्रो कूलम। कैलकुलेशन को अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो ये 25 माइक्रो कूलम का आवेश है वो पहले गोले से दूसरे गोले की तरफ ट्रांसफ़र हुआ है। जब 25 गोले माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ से गया है तो दूसरे पे इंक्रीज भी कितना होगा, आवेश तो संरक्षित राशि है, जितना पहले गोले से दूसरे गोले पे जाएगा तो दूसरे गोले पे उतना इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले गोले पे कितना रह जाएगा, 50 से 25 कम हो गया तो 50 माइक्रो कूलम रह जाएगा, और दूसरे पे कितना हो जाएगा 75 पहले था, 25 माइक्रो कूलम और आ गया तो 100 माइक्रो कूलम हो जाएगा। तो इसको आपको रिजल्ट के रूप में यहाँ पे लिख देना चाहिए कि Q1 डैश इज इक्वल्स टू 50 माइक्रो कूलम रहेगा, और Q2 डैश दैट इज 100 माइक्रो कूलम बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना मेरी, क्लियर है, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6 है, देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि 150 वोल्ट पर आवेशित 2 माइक्रोफैरड धारिता के एक गोलीय चालक है जिसका विभव है वो आपको 150 वोल्ट दे रखा है, और इसकी धारिता है वो आपको कितनी 2 माइक्रोफैरड दे रखी है, ये 2 माइक्रोफैरड है। सवाल कह रहा है कि इसका संबंध 1 माइक्रोफैरड के उदासीन गोले से कर दिया जाता है। तो ये पहला गोला हो गया, तो इसके लिए अपन इसके साथ में 1 लिख देते हैं, और दूसरे गोले की जो धारिता है वो आपको 1 माइक्रोफैरड दे रखी है, और ये उदासीन है इसलिए V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 वोल्ट हो जाएगी। क्लियर है, उदासीन है इसलिए इसके विभव की वैल्यू 0 वोल्ट हो जाएगी। सवाल कह रहा है कि उभयनिष्ठ विभव की गणना करो। दोनों को आपस में जब आप जोड़ेंगे तो उभयनिष्ठ विभव आएगा, उस उभयनिष्ठ विभव की गणना कीजिए। उसके बाद में प्रत्येक चालक पर आवेश का मान भी ज्ञात कीजिए। इनको जोड़ने के बाद, क्योंकि पहले तो दूसरा वाला जो चालक गोला है वो आपका उदासीन है इसलिए उस पर कोई चार्ज नहीं है, दोनों को जोड़ने के बाद आवेश की वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैं कह देता हूं कि Q1 डैश, और इसको कह देता हूं Q2 डैश, इसकी वैल्यू भी अपने को फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसमें पहला पार्ट इसका निकाल लेते हैं उभयनिष्ठ विभव का। तो उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, देखें उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला सर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, डेरिवेशन पढ़ के आए हो ना। तो C1 V1 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 150 को 2 से गुणा किया 300, माइक्रो भी साथ में लगाना है -6, प्लस C2 को V2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। बटा में चलिए दोनों को जोड़ना है,
ये 2 माइक्रोफैरड है और ये 1 माइक्रोफैरड है, तो कितना हो गया 3 माइक्रोफैरड, और माइक्रो हटाया तो -6। सॉल्व कर लीजिए, उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास 100 वोल्ट आ जाएगी। क्लियर है भैया, 100 वोल्ट आपका उभयनिष्ठ विभव है। अब इनको जोड़ने के बाद दोनों पे आवेश कितना है, तो Q1 डैश की वैल्यू निकाल लीजिए। Q1 डैश, Q का फॉर्मूला क्या होता है, डैश लगाने का मतलब है इनको जोड़ने के बाद का आवेश, तो बाद का आवेश है तो बाद की धारिता और बाद का ही विभव लेना है। तो Q इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है CV, तो CV, पहले गोले की बात कर रहे हैं तो 1, लेकिन उभयनिष्ठ के बाद में तो 1 2 तो अलग अलग रहता नहीं है, वो तो सेम हो जाता है। तो Q1 डैश इक्वल्स टू C1V फॉर्मूला हो जाएगा। याद भी करना है आपको, पहली दफ़ा पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, बार बार इसको पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। तो C1 कितना है 2 माइक्रोफैरड, 2 × 10⁻⁻6, और V कितना आया आपके पास 100, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी सर, ये हो जाएगा 200, -6 को रहने दीजिए, माइक्रो चार्ज है तो कूलम मात्रक लग जाएगा। Q2 डैश कितना हो जाएगा सर C2V, C2 कितना है 1 - 6, विभव 100, तो ये हो जाएगा 100 माइक्रो कूलाम। तो 200 माइक्रो कूलाम और 100 माइक्रो कूलाम दोनों गोलों के ऊपर चार्ज बचेगा। इज इट क्लियर, इजी है भैया। तो इन प्रश्नों को आपको एक बार समझ लीजिए वीडियो को देख करके, उसके बाद एक बार प्रश्न को बुक में से पढ़ने के बाद खुद सॉल्व कीजिए एक बार। अगर उसके बाद में भी कोई डाउट हो तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, अदरवाइज आप इन प्रश्नों को बार बार रिपीट कीजिए। सवालों को कभी रटोगे नहीं, रटोगे तो ये दूसरी दफ़ा नहीं सॉल्व हो पाएंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, और 7वें प्रश्न के ऊपर आधारित प्रश्न जो है वो आपको निश्चित रूप से कंपटीशन एग्जाम में मिल जाएगा। बोर्ड एग्जाम की तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से इस टॉपिक के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा प्रश्न आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ लिया है, पर दोनों में एक जैसी ट्रिक्स यूज़ नहीं होंगी, दोनों में अलग अलग तरीके की ट्रिक्स यूज़ होंगी। तो पहले अपन इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, 125 बूंदों को 200 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। यानी आपके पास पानी की या किसी लिक्विड की 125 बूंदें हैं और प्रत्येक बूंद को 200 वोल्ट के ऊपर आवेशित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इन बूंदों को मिला करके एक बड़ी बूंद बना ली जाती है। इन सारी बूंदों के लिक्विड को एक जगह इकट्ठा करके और एक बड़ी बूंद बना ली जाती है। ठीक है, सवाल कह रहा है कि इसके विभव तथा ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। इसका विभव कितना होगा और इसकी ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे आप बताइए कि एक छोटी बूंद की जो त्रिज्या है वो कितनी कह दूं, स्मॉल आर। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, छोटी बूंद की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर, और बड़ी बूंद की त्रिज्या कितनी कह दें, किससे लिख दें भैया, कैपिटल आर से लिख दें क्या, बहुत बढ़िया। 125 छोटी बूंदें हैं, इनको मिलाकर के बड़ी बूंद बनाई जाती है। तो दो चीजें कांस्टेंट रहेंगी क्या, पहले सभी बूंदों का आवेश का योग बड़ी बूंद के आवेश के बराबर, और छोटी सभी बूंदों का जो आयतन है वो बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो 125 छोटी बूंदों का आयतन किसके बराबर होगा, बराबर बड़ी बूंद के बराबर होगा। तो 125 है, छोटी बूंद का आयतन क्या होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई से कैंसिल आउट हो गया। 125 को क्यूब के फॉर्म में 5 लिख सकते हैं, तो ये 5r दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल आर हो जाएगा। एक तो ये रिलेशन आपको निकाल लेना है। बात समझ में आ गई, चलिए आगे चलते हैं। प्रत्येक छोटी बूंद का जो विभव है Vs, S फॉर स्मॉल, स्मॉल बूंद का विभव है वो आपको 200 वोल्ट दे रखा है, और Vb, B फॉर बिग, इसका जो विभव है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, छोटी बूंद की जो धारिता है वो Cs कह देता हूँ, वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r हो जाएगी, क्योंकि बूंद है वो चालक गोला है। और बड़ी बूंद की जो धारिता है उसको क्या लिखेंगे अपन, Cb,
दैट इज इक्वल्स टू 4πε0 कैपिटल आर। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, बेसिक कंसेप्ट जो आपका है वो आवेश संरक्षण लगेगा। तो क्या लिखें अपन यहाँ पे, आवेश संरक्षण सिद्धांत से लगा दीजिए आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो 125 छोटी बूंदों का आवेश बराबर बड़ी बूंद का आवेश, यही तो होगा, अरे यही तो होगा। तो 125 लिखा मैंने यहाँ पे, छोटी बूंद के आवेश का फॉर्मूला, आवेश Q इक्वल्स टू CV। तो C कितना है, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, 4πε0 R। V कितना है छोटी बूंद का, 200, ये 200 ले लीजिए। बड़ी बूंद का आवेश Q इक्वल्स टू CV। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या 4πε0 कैपिटल R। ये फॉर्मूला किसका है, बड़ी बूंद की धारिता का। और V कितना है, VB है, जो अपने को फाइंड आउट करना है, यही तो है। सॉल्व कर लीजिए, 4πε0 से 4πε0 गया, और कैपिटल R की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, स्मॉल r। ये रिलेशन आपको पहले निकाल लेना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया आपके पास 125 इंटू R इंटू 200 इक्वल्स टू, इसकी जगह लिख दिया मैंने 5R, और ये हो गया VB। R ने R को काट दिया, और ये जो 5 है इसने 125 को काटा, तो कितनी बार, 25 बार। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन आपके पास VB है वो 5000 वोल्ट हो जाएगा। यह आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। इसे आप उभयनिष्ठ विभव कह सकते हैं, बड़ी बूंद का विभव कह सकते हैं, या सभी बूंदों के संयोजन के बाद का विभव कह सकते हैं। अब इस प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है वो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। पहला पार्ट आपने यहाँ सॉल्व कर लिया, दूसरा पार्ट आपसे क्या कह रहा है समझिए। दूसरा पार्ट कह रहा है कि ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ। तो ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब है कि छोटी बूंद की ऊर्जा कितनी है, 1 की निकाल लिया, 125 से गुणा करते ही सभी छोटी बूंदों की टोटल ऊर्जा आ जाएगी। और उसके बाद में बड़ी बूंद है वो आपके पास केवल 1 है, तो उसकी ऊर्जा निकाल लीजिए, और फिर दोनों में तुलना कर लीजिए। तो चाहे तो बड़ी बूंद की ऊर्जा है उसको पहले लिख लें, ऊपर लिख लें, छोटी बूंद की ऊर्जा को बाद में लिख लें, केवल तुलना करनी है। तो छोटी बूंद की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, मैं इसको US कह देता हूं। एक छोटी बूंद की ऊर्जा, U फॉर एनर्जी, S फॉर स्मॉल। तो टोटल कितनी फॉर्मूला होता है, गोलीय चालक की ऊर्जा का फॉर्मूला, संधारित्र की ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 CV², 1/2 CV²। ठीक है, तो छोटी बूंदों की कुल ऊर्जा, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, कुल ऊर्जा। तो US कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा मेरे पास 125 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 हो गया। C कितना है छोटी बूंद का, 4πε0 स्मॉल r, और V कितना है 200 का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 4πε0 जो है वो आपके पास बड़ी बूंद में भी आने वाला है। दैट टाइम अपन इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। फिर लिखते हैं बड़ी बूंद की ऊर्जा, बड़ी बूंद की ऊर्जा, तो इसको मैं UB लिख देता हूँ। फॉर्मूला वही है आपके पास, 1/2 C, ये तो S वाला है, और 1/2 CB और VB का स्क्वायर हो जाएगा बड़ी बूंद के लिए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 4πε0। कैपिटल R लिखना है मुझे, तो कैपिटल R की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख दूँ, 5 स्मॉल r, और VB का स्क्वायर, VB आपके पास आ गया 5000, इसका स्क्वायर लग जाएगा। ये समीकरण नंबर आ गया आपके पास 2। तो U फाइनल रिजल्ट में क्या लिख सकते हैं अपन, फाइनल रिजल्ट में
सर यू बी अपॉन यू एस लिख सकते हैं। तो यू बी की वैल्यू जब आप ये लिखोगे, यू एस की वैल्यू लिखोगे तो सॉल्व करते जाओ। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, आपके पास 1/2 भी गया। पहले आपने यू बी की वैल्यू लिखी है, तो यू बी में आपके पास एक तो 5 रह गया, ठीक है, और एक इसका स्क्वायर कर दो, तो 5000 इंटू 5000, समझ में आ रहा है? 5000 इंटू 5000 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और क्या रह गया? 1/2 से इसका 1/2 गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से गया, आर से आर गया, बटा में आ जाओ, क्या बचेगा? देखो बटा में क्या रहेगा, एक तो 125 रह गया, ये 125 हो गया, 1/2 गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर गया, एक 200 का स्क्वायर रह गया, तो ये 200 इंटू 200। सॉल्व कर लो, ये 2 0 इसके गायब, ये 2 0 इसके गायब, इसको 50 से 5 से काटोगे तो ये 10 हो गया, और ये कितना बार गया? 25 बार। इसको काट दो 5 बार, फिर इसको काट दो, तो आपके पास ऊपर कितना रह गया? 100, और नीचे कितना रह गया? 4। सॉल्व कर लेना बेटा, 25। तो बड़ी बूंद की जो ऊर्जा है वो आपके पास 25 गुना हो जाएगी छोटी बूंदों की ऊर्जाओं के योग से। बात समझ में आ रही है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो इस तरीके से अपने 7 प्रश्न हैं वो इस चैप्टर के हो जाते हैं। इस चैप्टर में टोटल हैं वो आपके पास 16 क्वेश्चन हैं, 16 प्रश्न हैं। एक वीडियो के अंदर इनको सॉल्व करेंगे तो वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बाकी के जो प्रश्न हैं वो अपन अगले वीडियो के अंदर, अगले पार्ट के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो प्लीज़ आप इन प्रश्नों को बार बार रिपीट कीजिए, इनको बिना देखे सॉल्व कीजिए, रटने का प्रयास ना कीजिए। ये प्रश्न बोर्ड के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, आपकी जो भी प्रत्युत्तर, आपका फीडबैक है उसको कमेंट के रूप में ज़रूर लिखें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।